Alright, so hello everyone. Welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Advocate Varun Pradhan presenting you the Saptahik Visheshan, in which we give you a holistic view of the hottest topic of the week. And the topic which we are covering in today's lecture is right to information. ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए बड़ा काम में आने वाला है। और यदि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के यूनिट 10 का भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है इंफॉर्मेशन कमीशन और उसकी सारी फंक्शनिंग को लेकर। तो आज हम पूरा का पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। So, guys, before we start, why don't you hit the like button and subscribe to the channel of Rouse Academy if you haven't yet. So let's proceed and see that why this topic is in the news, because an article was published in the Hindu on October 12th, which stated that 3 lakh and counting RTI please pile up at Information Commission across India. सतर्क नागरिक संगठन नाम के एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशंस के बैकलॉग का सारा डेटा दिया था। ठीक है, सारा का सारा डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे डेटा से नहीं आते हैं, लेकिन इसको आप एज एन एग्जाम्पल या अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए इस तरह का डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल का जिस्ट मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। कि इंफॉर्मेशन कमीशंस की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है इंफॉर्मेशन कमीशन के। उसके बाद जो स्टेट है जहां पर केसेस की पेंडेंसी ज्यादा है वो है उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन, कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड लास्टली द बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन। इन सारी कमीशन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है। झारखंड और त्रिपुरा के इंफॉर्मेशन कमीशन कंप्लीटली डिफंक्ट है, यहाँ पर स्टाफ नहीं है। मणिपुर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश की कमीशंस के पास उनके चीफ नहीं है और सिर्फ 5% पोजीशन महिलाओं द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही है। जेंडर डिस्पैरिटी को दिखाता हुआ ये काफी खतरनाक फैक्ट है। ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेट्स के और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर पा रहा है क्योंकि स्टाफ नहीं है। जो भी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो पूरा का पूरा स्टाफ अभी उपलब्ध नहीं है। ये बात आपको याद रखनी होगी इस आर्टिकल को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट वाज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपने दो शब्द सुने होंगे, काफी ज्यादा प्रचलन में है, पारदर्शिता और जवाबदेही। किसी भी शासन प्रशासन में ये दो चीजें बड़ी क्रूशियल होती हैं, खास तौर पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, है ना। अब्राहम लिंकन की वो क्लासिक डेफिनेशन आप याद कर लीजिए डेमोक्रेसी की, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ऐसी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक होती है ताकि करप्शन ना हो, डेमोक्रेसी अपने रियल सेंसेस में काम कर सके। यही उद्देश्य है आरटीआई एक्ट का। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है इस आरटीआई एक्ट में वो ये है कि एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही सतर्क रहेगा, वही विजिल रहेगा। ठीक है, और एक सतर्क नागरिक बहुत आवश्यक होता है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए। इसलिए ये एक बड़ा कदम था, ये एक बड़ा वेलकम स्टेप था कि आरटीआई जैसा एक्ट हमारे लिए मिला। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। क्या ये अपने आप पिक्चर में आ गया? तो ऐसा नहीं है। 1990s में आरटीआई मूवमेंट शुरू हुआ था राजस्थान में,
जिसको शुरुआत किया था मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। एक लंबी लड़ाई लड़ी और फिर फाइनली जाकर 2005 में आरटीआई एक्ट आया, जिसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को। अब आप पूछोगे कि सर, जब ऑलरेडी एक एक्ट था तो उसको रिप्लेस करने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बता दूं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो कोई राइट क्रिएट नहीं करता था, सिटीजन्स को ये राइट प्रोवाइड नहीं था कि वो सरकारों से जानकारी मांग सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो आरटीआई ने एज अ मैटर ऑफ राइट ये प्रोवाइड किया सिटीजन को। एक लीगल राइट है अब हर हिंदुस्तानी का कि वो अपने देश की सरकारों से, सरकारी संस्थानों से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है। दूसरी कमी जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में थी वो ये थी कि कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी इस इशू से डील करने के लिए, जबकि आरटीआई एक्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी दो इंडिपेंडेंट बॉडी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर एस्टेब्लिश की। थर्डली, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स को यह फ्रीडम था कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कोई मैटर ऑफ राइट नहीं था। ठीक है। अब इसकी यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस की बात हम करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार प्लेथोरा ऑफ केसेस में ये बात कही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन इनएलिनिएबल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इंटेग्रल पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्योंकि यदि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकेंगे। एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही एक वेल आर्टिकुलेटेड व्यू रख सकता है। ये बात कोर्ट ने बराबर बार बार कहा है। और एक बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ था जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड था, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया और आर्टिकल 21 को एक बहुत ही कंपोजिट राइट बना दिया था। और इस केस में एक बात कही गई थी कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, इसमें राइट टू चॉइस और राइट टू डिग्निटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अच्छे चॉइसेस तभी बनेंगे जब आप वेल इन्फॉर्म्ड होगे। सो अगेन, राइट टू इंफॉर्मेशन इज फर्दर मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टिकल 21 एज वेल। ठीक है। तो एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो है वो डेमोक्रेसी के रूट्स को स्ट्रेंथन करता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आरटीआई का एक जनरल प्रोसीजर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, है ना। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको समझें तो एक मैटर ऑफ राइट जैसा क्रिएट कर दिया गया है, एक लीगल राइट है। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो सरकार से, सरकार के अन्य जो भी ऑर्गन्स हैं या कोई भी सरकारी ऑफिस है, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, उससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है। ये हर व्यक्ति का राइट है, एक लीगल राइट है। और इस राइट को इंश्योर कराने के लिए हर ऑफिस में एक पोस्ट क्रिएट की गई जिसको कहते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसेज आते हैं उसमें सीपीआईओ होगा और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में एक एसपीआईओ होगा। आप कभी भी किसी सरकारी संस्थान में जाएंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड लगा होगा, मुख्य सूचना अधिकारी। इस अधिकारी का कार्य क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो इंफॉर्मेशन उसको दी जाए। ठीक है। कितने टाइम में ये इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए? सो विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ दैट एप्लीकेशन। जिस दिन वो आवेदन प्राप्त होगा उसके 30 दिन के भीतर ये एप्लीकेशन को सुना जाना चाहिए, इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऑलराइट। अब यदि ऐसा ऑफिसर सीपीआईओ या एसपीआईओ फेल कर जाता है इंफॉर्मेशन देने में, या फिर गलत जानकारी देता है या आधी अधूरी जानकारी देता है, उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप अपील कर सकते हो
उसके सीनियर ऑफिसर के पास। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक जिले के डीएम साहब को उस पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंफॉर्मेशन का भी चार्ज है, वो ही इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, और वो आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, या टाइम ज्यादा लग रहा है, या आधी अधूरी या फिर अनसेटिस्फैक्टरी जानकारी दे रहे हैं, तो उनसे सीनियर रैंक के जो अधिकारी होंगे उनके पास आप अपील कर सकते हो। तो फर्स्ट अपील पीआईओ के सीनियर ऑफिसर के पास जाएगी। ठीक है, अब यदि उस सीनियर अधिकारी ने भी टाइम के भीतर आपकी अपील का निराकरण नहीं किया है, या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है सेकंड अपील का। 90 डेज के भीतर आप सेकंड अपील कर सकते हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जानने के लिए यह हो जाती है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन कंकरेंट होता है। आप दोनों में से किसी भी एक जगह पर सेकंड अपील लेकर जा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस की अपील सीआईसी में जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस की एसआईसी में जाएगी। नहीं, आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो जहां आपको कन्वीनियंट होगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी डिसीजन जो इंफॉर्मेशन कमीशन देगी वो बाइंडिंग होगा, यानी कि उनके डिसीजन को फर्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक रिसोर्ट तब भी होता है, आर्टिकल 226 जो रिट पिटीशन की बात करता है वो लेकर आप हाई कोर्ट में जरूर जा सकते हो। आप जानते ही होंगे आर्टिकल 226 को कब इन्वोक किया जा सकता है, जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो या फिर कोई लीगल राइट भी वायलेट हो, तब आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि हाई कोर्ट आपकी याचिका पर कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, ये विवेकाधिकार है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट का कि वो आपकी पिटीशन एंटरटेन करता है या नहीं करता है। फाइन, सो ये था हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ आरटीआई एक्ट। साथ ही साथ हमने एक फंक्शन यहाँ पर इंफॉर्मेशन कमीशन का भी जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब कमीशन के जो स्टाफ है उसके अपॉइंटमेंट के कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन लोग मिलकर ये कमीशन बनाएंगे। ठीक है, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो जो बात इस रिपोर्ट की शुरुआत में कही गई है कि भाई वैकेंसी है तो बहुत सारी जगहों पर ये 10 मेंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीआईसी में अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो एक तरह का थंब रूल जैसा है कि हमारे देश में सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करते हैं देश के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा किसी की एडवाइस पर काम करते हैं। तो एक कमिटी होगी जो बताएगी कि सीआईसी या आईसी किसको बनाया जाए। इस कमिटी में होंगे देश के प्रधानमंत्री एज द चेयरपर्सन, लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करेंगे। तो कुल 3 मेंबर की ये कमिटी प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी किस चीज से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। बिल्कुल इसी को उठाकर आप स्टेट लेवल पर रख दें तो स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर। ठीक है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी एक इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। इनकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर एक कमिटी की एडवाइस पर। कौन लोग होंगे उस कमिटी में? तो स्टेट में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक तरह से देखी जाए तो वो होता है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इस कमिटी के चेयरमैन होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन टू विधानसभा, और एक मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, या नॉमिनेट करेंगे, जिसका मनोनयन चीफ मिनिस्टर करेंगे। ये एक कमिटी होती है। तो ऐसे हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट होती है। ऑलराइट, अब टेन्योर की बात करें तो टेन्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है ये भी अभी हाल ही में कुछ बातों को लेकर विवाद में था।
हम जानते हैं कैसे। सेक्शन 13 जो आरटीआई एक्ट का है वो टेन्योर की बात करता है, और सेक्शन 13 कहता है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall hold office for such term as prescribed by government। जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, जो उपबंध केंद्रीय सरकार करेगी, उतने टाइम तक सीआईसी और आईसी अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि विवाद क्या था। तो 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था आरटीआई एक्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसने इस सेक्शन को चेंज किया था। सो जो सेक्शन अभी मैंने आपको बताया प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 2019 के बाद आया। 2019 के पहले कितना टेन्योर होता था? इनका टेन्योर होता था 5 साल सर्विस के, या फिर 65 वर्ष की आयु, 5 years ऑफ एंटरिंग इनटू ऑफिस, और अंटिल एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो या तो आप जिस डेट को ऑफिस में एंटर होंगे उससे 5 साल तक आप अपनी सर्विस में रहेंगे, या फिर आपकी जो एज है वो 65 जब तक पूरी ना हो जाए तब तक आप ऑफिस में रहेंगे। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, कितना होगा टेन्योर? जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, बिल्कुल सरल भाषा में। और इससे ही मिलता जुलता एक प्रोविजन है सेक्शन 16 का, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करता था। ठीक है, तो ओरिजिनल एक्ट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए भी सेम प्रोविजन था, जिसको अगेन चेंज करके क्या कर दिया कि उतना ही टेन्योर रहेगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इसमें एक विवाद और ये भी हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई से क्यों ना हो। और कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है ये हमारे देश के फेडरल सेटअप के लिए खतरा है, हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावर को अपने हाथों में कंसंट्रेट कर रही है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसी व्यवस्था होती है, शक्ति का विभाजन होता है। ठीक है, तो ये भी एक आरोप इस पर लगाया गया। आगे बढ़ते हैं और सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस को लेकर भी विवाद था, सेम अमेंडमेंट में सैलरीज को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए। 2019 के पहले चीफ इंफॉर्मेशन की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी बराबर होती थी इलेक्शन कमिश्नर्स के सेंट्रल लेवल पर। और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी हुआ करती थी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी होती थी स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी के बराबर, मुख्य सचिव उस राज्य सरकार के जो होते थे उनकी सैलरी के बराबर। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, अगेन यही लिख दिया गया, एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी अब इन लोगों की उतनी होगी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, ये बात यहां पर रख दी गई। ये दो अमेंडमेंट भी बड़े इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के लिए हो जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो दो अमेंडमेंट 2019 में हुए। पहला है टेन्योर को लेकर, उनका कार्यकाल कितना होगा। दूसरा उनके वेतन भत्ते इत्यादि को लेकर दूसरा अमेंडमेंट है। ठीक है, सैलरी एंड अलावेंसेस को लेकर, इसको आप याद रखिएगा। अब जब इस मुद्दे पर बहस चल रही थी, जब इस अमेंडमेंट पर पार्लियामेंट में बातचीत चल रही थी, तो कांग्रेस से आने वाले एक एमपी है मिस्टर शशि थरूर, उन्होंने कहा दिस इज नॉट आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट बट दिस इज आरटीआई डाइल्यूशन एक्ट, बिकॉज इट इज डाइल्यूटिंग द पावर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, इनका टेन्योर सिक्योर नहीं होगा तो ये निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, ये न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे, और इनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्सी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये बात कही मिस्टर शशि थरूर ने। जस्टिस लोकुर जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के इफेक्ट्स डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, ठीक है, या होंगे। ये बात जस्टिस लोकुर ने भी कही। तो ये तो इस अमेंडमेंट के विरोध में तर्क हो गए। अब इसके सपोर्ट में सरकार का क्या तर्क था, सरकार का क्या पक्ष था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप एक अच्छे वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अपनी बना सके। सरकार ने कहा कि साहब, हम तो जल्दबाजी में बने आरटीआई कानून को ठीक कर रहे हैं। 2005 में जब ये लॉ बना था तो ये बहुत जल्दबाजी में बना दिया गया था, और जल्दबाजी में इन्होंने एक फैक्ट ओवरलुक कर दिया। फैक्ट ये ओवरलुक कर दिया कि आरटीआई के अंडर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनको आपने बराबर पोजीशन पर लाकर रख दिया इलेक्शन कमिश्नर्स के। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक विधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था। तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बराबर नहीं रख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुड बी एट टॉप नॉच पोजीशन, एंड द स्टैच्यूटरी बॉडी शुड बी ऑन वन लोअर पोजीशन। ये तर्क था, ठीक है। और आप देखेंगे, जब इलेक्शन कमीशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एसएलटी एक्सेट्रा के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। बट हमने अभी चर्चा की कि सीआईसी और आईसी, स्टेट आईसी के डिसीजन को अंडर आर्टिकल 226 चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो आप एक बराबरी की पोजीशन नहीं दे सकते हो इलेक्शन कमीशन के बराबर, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी अलाउंसेस एक्सेट्रा देखें, उनके टर्म्स ऑफ सर्विस देखें, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है। तो यही तर्क गवर्नमेंट ने दिया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को हम वो पोजीशन नहीं दे सकते जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर्स की होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होगी। इसलिए हम ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। अब ये अमेंडमेंट ठीक है या नहीं है, इसको लेकर आप अपनी राय खुद क्रिएट कर सकते हैं। मेरा काम था आपको दोनों पक्षों से अवगत कराना, दोनों का इंफॉर्मेशन आपको देना। ठीक है, अब हम क्विकली रोल ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी जान लेते हैं, जो कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, कि ये क्या काम करती है। तो पहला नंबर, तो ये कोई भी मैटर जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा उस पर इंक्वायरी कर सकती है। इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सुमोटो पावर्स भी होते हैं, वो स्वयं भी मामले को संज्ञान में ले सकती है ऑन इट्स ओन मोशन। जरूरी नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाए। यदि इंफॉर्मेशन कमीशन के जानकारी में ये मामला आता है कि कहीं भी इस एक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो वो इंक्वायरी कर सकती है। इंफॉर्मेशन कमीशन का ही ये काम होता है कि वो इंश्योर करे कि सारी की सारी पब्लिक अथॉरिटीज कंप्लाई कर रही हैं इस एक्ट के प्रोविजन से, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा के रिकॉर्ड बना रही हैं, मेंटेन कर रही हैं। यदि लोग उन्हें मांग रहे हैं कि जानकारी चाहिए तो वो दे रही हैं एक्सेट्रा। यदि कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है, जो कि हमने देखा सेकंड अपील के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जा सकते हो, अब है ना। तो यदि कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है एज अ सेकंड अपील, किन किन मामलों में, कि नंबर वन, उसको टाइम फ्रेम के भीतर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर झूठी इंफॉर्मेशन थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। या तो फिर अधिकारी ही नहीं है हम किसके पास एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन को मांगे, या फिर इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए जो फीस लगाई जा रही है वो बहुत ज्यादा है, अनरीजनेबल है, अयुक्तियुक्त है। या फिर यदि इंफॉर्मेशन मांगी गई लेकिन अधिकारी ने देने से मना कर दिया विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो इन सारे केसेस में कंप्लेन की जा सकती है इंफॉर्मेशन कमीशन में,
ठीक है, मैंने ये बात आपको शुरू में ही बताई थी कि कंकरेंट पावर होता है, समवर्ती पावर है दोनों के पास। आप स्टेट कमीशन में भी जा सकते हैं, आप सेंट्रल कमीशन में भी जा सकते हैं, वो आपका विवेकाधिकार है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर भी होती है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, सारे सरकारी दस्तावेजों का परीक्षण करने की शक्ति भी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होती है। ठीक है। और जब इंफॉर्मेशन कमीशन कोई भी इंक्वायरी कर रही होगी तो उसके पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर होंगे। ठीक है, सिविल कोर्ट के बराबर पावर होंगे, यानी कि वो समन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को कि आइए आप इंफॉर्मेशन कमीशन में आकर एविडेंस दीजिए। ठीक है, गवाही या सबूत यदि आपसे मांगे जा रहे हैं किसी प्रोसीडिंग को लेकर, तो ये कर सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या इंस्पेक्शन करा सकता है, एफिडेविट पर एविडेंसेस ले सकता है। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है इंफॉर्मेशन कमीशन का, कि वो एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है। इट सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस रिपोर्ट इज टेबल्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और स्टेट के पावर भी एग्जैक्ट सेम है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर भी सेम है, बस लास्ट वाला पावर चेंज हो जाएगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देगी और उसकी टेबलिंग कहां पर होगी, स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, ये छोटा सा अंतर बस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हो जाएगा, अन्यथा इनके पावर बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर। इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, इसमें नए अमेंडमेंट क्या क्या हुए, इन सब के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो इज beneficial for you and you guys learn something new and like this lecture. If you liked it, then please like also there. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe it, follow our other social media handles, and you can also join our batches for MPPSC and UPSC. Seats are very limited. Our address is given in description. You can also see it in the स्क्रीन। फाइन, सो आप आकर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। दिस इज मी वरुण प्रधान साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू गाइस सून विद अनदर lecture. Thank you so much.